वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज समीर। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपके प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट जो यूपी ट्रिपल एस सी एस ओ के स्टूडेंट हैं, लगातार आप लोग अपनी क्लासेस कर रहे होंगे और अपनी तैयारी में आप सभी स्टूडेंट लगे होंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपके एग्जाम डेट काफ़ी करीब में है। 20 से 25 से 26 दिन का टोटल अब आपके पास समय है, 26-27 दिन का। और आई होप आप अभी अपने सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। लास्ट टाइम में आपको करना भी यही है, जितना भी जो आपका थियरी पोर्सन है, थियरी पोर्सन जरूर पढ़िए 1 से 2 बार। अभी समय है अच्छे से थियरी पोर्शन, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट तो लगाते रहिए, लेकिन थियरी पोर्शन पढ़े रहेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो आप सभी स्टूडेंट मेहनत कर डालिए, एफर्ट लगा डालिए। चलिए, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखेंगे चैप्टर 6 से, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने कहा था कि लगातार मैं आपको चैप्टर 6 से क्वेश्चन कराता रहूँगा प्रैक्टिस सेट के तौर पे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लॉगरिथम से रिलेटेड है, एलिमेंट्री सेट से रिलेटेड, मतलब समुच्चय से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके हो गए, नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो गए, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता रहूँगा सॉल्व। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो डिटेल सॉल्यूशन के साथ आज की क्लास रहने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखना। बाकी जितने भी स्टूडेंट जिनको थियरी पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, आप हमारा जो बैच है ये एग्जाम स्पेशल बैच है, इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। आपको क्लास लेक्चर के साथ साथ नोट्स, पीडीएफ, वीकली मॉक टेस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी मिनिमम फीस के साथ। ज़्यादा कोई फीस की चार्ज नहीं है। और जितनी भी क्लासेस इधर आपकी होंगी प्रैक्टिस सेट की, उन सभी के नोट्स वगैरह आपको हमारे इस बैच में मिलते रहेंगे। तो हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप पे जाना है, आपको इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। कोर्स वाले सेक्शन में आपको मिनिमम फीस के साथ मिल जाएगा। बैच को ज्वाइन करके जितना नोट्स, क्लास लेक्चर, वीकली मॉक टेस्ट है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उस बैच में। पूरा कवर कर डालिए अच्छे से। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज 4 एंड दैट ऑफ अ सेट बी इज 3, देन व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मतलब कह रहा है कि यदि समुच्चय ए की जो कार्डिनैलिटी है वो 4 है और समुच्चय बी की कितनी है, 3 है, तो ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, सबसे पहले जानिए आपका ये, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि कार्डिनैलिटी क्या होता है। कार्डिनैलिटी क्या होती है, सबसे पहले आप इसको जानिए। जैसे अगर मैं कह दूं कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी ये होता क्या है, तो कार्डिनैलिटी का मतलब ये होता है कि किसी सेट में, मतलब किसी सेट मतलब किसी समुच्चय में, किसी समुच्चय में मौजूद कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों मतलब एलिमेंट्स की संख्या। मतलब किसी सेट में, जैसे एक सेट है, इस सेट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये आपका होता है कार्डिनैलिटी। एग्जाम्पल से देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं कह दूं एक सेट है आपका, क्या एक सेट है ए, और इसमें जो टोटल एलिमेंट है 2 4 6 8, ये मैंने ले लिया। तो मैं कह सकता हूँ क्या, तो मैं कह सकता हूँ ए में जो कितने एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ ए की जो कार्डिनैलिटी है वो कितनी होगी, वो आपकी कितनी होगी, 4 होगी। समझ में आया? तो वैसे एक और भी देख लो, एक एग्जांपल। जैसे मैं कह दूं एक सेट है बी, और बी में जो एलिमेंट है वो है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो मैं कह सकता हूँ क्या, तो मैं कह सकता हूँ बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो मतलब वही है कि कार्डिनैलिटी मतलब क्या, कार्डिनैलिटी मतलब क्या, मतलब ये जो सेट है, सेट में मौजूद कितने एलिमेंट्स हैं, ये आपका होता है कार्डिनैलिटी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, 4 एलिमेंट्स है, तो यही ए की कार्डिनैलिटी 4 होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, किसी सेट में कार्डिनैलिटी बोलते हैं। तो बोल रहा है कि सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, सेट बी में कितने हैं, 3 हैं। तो ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी क्या होगी, मतलब ए यूनियन बी में कितने सेट होंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये पूछा जा रहा है। ए यूनियन बी में आपको भी मालूम है, ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, अगर मैं कह दूं ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, तो ए यूनियन बी मतलब दोनों मिला के ही तो हम लोग लिखते हैं। मतलब अगर कोई सेट ए है जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, कोई बी है तो इसमें अगर मैं कह दूं इसमें 4 है, 5 है, 6 है, तो अगर मैं ए यूनियन बी अगर मैं लिखता हूं तो दोनों को मिला के ही तो हम लोग लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यही तो हम लोग लिखते हैं। तो आपसे वही पूछा जा रहा है, ए यूनियन बी में मतलब इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, ये कार्डिनैलिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो देखिए सबसे पहले एक फार्मूला आपका लगता है, वो फार्मूला क्या है, जैसे मैं अगर कह दूँ 2 सेट्स के लिए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ इरेज कर दूँ, ऐसा करता हूँ। देखिए 2 सेट्स के लिए, 2 सेट्स के लिए आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। क्या फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स है टोटल, ए में एलिमेंट्स, सेट ए में एलिमेंट्स, सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं, और माइनस हम कर देते हैं क्या, सेट ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम माइनस कर देते हैं। मतलब सेट ए में एलिमेंट, सेट बी में एलिमेंट्स, दोनों हमने ऐड कर दिया, दोनों में जो कॉमन है ए और बी में, इसको हमने माइनस कर दिया, तो क्या हमें ए और बी में दोनों मिला के जितने एलिमेंट्स लिखेंगे वो हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और ए यूनियन बी में मतलब जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या, वो कॉमन नहीं होंगे, क्या कॉमन नहीं होते हैं, कॉमन नहीं होते हैं, समझ में आया? तो ये सारी चीजें, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे, ये तो याद ही होगा आप सभी लोगों को फॉर्मूला। तो अगर मैं कह दूं एन ए, मतलब ए एलिमेंट्स में टोटल, सॉरी सेट ए में 4 एलिमेंट्स है, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। लेकिन आपको ये कहीं क्वेश्चन में दिया है, आपको ये कहीं ए इंटरसेक्शन बी कहीं दिया है, ए इंटरसेक्शन बी कहीं दिया है क्वेश्चन में, कहीं नहीं दिया है। पूरा क्वेश्चन देखो सिर्फ ए और बी के एलिमेंट्स में दिया है, ये दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है, तो आप कैसे फाइंड कर पाओगे? नहीं फाइंड कर पाओगे, सिंपल सा आंसर आपका रहेगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी ही नहीं है। अगर मैं ऐसे ही कह दूं कि दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, मैं कह दूं ए और बी दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूं? तो मैं कह सकता हूं कि एन और ए यूनियन बी, मैं कह सकता हूं दोनों मिला के 7 एलिमेंट्स आपके होंगे। अगर मैं कह दूं ए यूनियन बी में, अगर मैं अपने हिसाब से कह दूं कि 2 एलिमेंट्स अगर कॉमन है, तो मैं कह सकता हूं क्या है कि दोनों में जो यूनियंस, मतलब दोनों में मिला के जो नंबर हम लिख सकते हैं, 5 नंबर लिख सकते हैं ए यूनियन बी में। अगर मैं कह दूं ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में 3, अगर मैं कह दूं एलिमेंट्स कॉमन है, तो मैं कह सकता हूं कि ए यूनियन बी, टोटल मिला के हम 4 एलिमेंट्स लिख सकते हैं। लेकिन आप सबको मालूम है कि इसमें कहीं पर भी ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में दी ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हम ये निश्चित ही नहीं कर सकते, निर्धारित ही नहीं कर सकते, हमारा डी आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, निर्धारित हम नहीं कर सकते, इसलिए डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अच्छा, यहाँ मैंने सॉल्व किया है, ये देख लो एक फ्लो में। देखो एक ही कार्डिनलिटी फोल है, बी में जो एलिमेंट्स है 3 है, ये फॉर्मूला आपका लगेगा, ये वाला पोर्शन क्वेश्चन में दिया नहीं है। देखो सिंपल जो मैंने आपको बताया, तो जब दिया ही नहीं है तो हम लोग फाइंड भी नहीं कर सकते। और वही चीज़ जो मैंने कंडीशन बताई, अगर ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है दोनों को मिला के 7 एलिमेंट्स लिख सकते हैं। और कुछ अगर एलिमेंट्स अगर कॉमन मिलते हैं तो जाहिर सी बात है 7 से कम ही होंगे, सर 7 से कम ही होंगे। तो पॉसिबिलिटी का था। बाकी ए, एक मिनट, बाकी ए इंटरसेक्शन बी कोई एलिमेंट्स दिया नहीं है, तो हमारी ये कार्ड निर्धारित नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रियली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक मिनट, हाँ, इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देन व्हाट इज द पी क्यू इंटरसेक्शन पी आर इक्वल टू। कह रहा है अगर पी क्यू आर 3 नॉन कोलिनियर बिंदु हैं, नॉन कोलिनियर, ठीक है, समरेखीय असमरेखीय रेखाएं हैं, तो पी क्यू इंटरसेक्शन पी आर की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं कह दूं नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तो नॉन कोलिनियर का मतलब होता है, पी क्यू आर के बारे में कह रहा है, तो मैं कह सकता हूँ पी क्यू आर जो है वो तीनों, ठीक है, तीनों एक ही सीधी रेखा पर नहीं है, एक ही सीधी रेखा पर नहीं है, तो उसे हम बोल सकते हैं क्या, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम बोल सकते हैं। जैसे पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, आर यहाँ है, ये पी से आर बना, पी से क्यू बना, क्यू से आर बना, दिस इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बस इसमें यह है कि जो मतलब दोनों रेखाओं में, अगर मैं बात कर लूँ, जैसे अगर मैं कह दूँ पी क्यू ये, और फिर मैं कह दूँ जैसे पी और क्यू से गुजरने वाली रेखा, जैसे मैं पी क्यू की अगर मैं बात कर लूँ, तो पी और क्यू से जो पास करने वाली लाइन है, लाइन मतलब रेखा, लाइन। और मैं कह दूं कि क्या, मैं कह दूं पी आर, देखो ये पी क्यू और ये पी आर, मैं कह दूं पी और आर से गुजरने या मैं कह दूं पास होने वाली रेखा मतलब लाइन। तो आप देखोगे इन दोनों रेखाओं में, इन दोनों लाइंस में पी क्यू पी आर में एक पॉइंट आपको कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन जो पॉइंट मिल रहा है वो पी आपको मिल रहा है, मतलब कॉमन पॉइंट दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन
पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, कॉमन पॉइंट आपको पी ही तो मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ क्या, पी क्यू इंटरसेक्शन पी आर, दोनों में जब कॉमन है, ये सिंबल किसका होता है, ये सिंबल किसका होता है, कॉमन का ही तो सिंबल होता है, जो दोनों सेट में जो कॉमन रहते हैं। तो दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, दोनों में कॉमन मैं कह सकता हूँ पी मिल रहा है, सेट पी, पी आपको यहाँ पे मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं, मिल आपको एक कॉमन बिंदु आपको पी मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो पी आंसर होगा, यहाँ पे बी आंसर आपका सही है। समझ में आया आप सभी स्टूडेंट को, या तो पी क्यू इंटरसेक्शन पी आर इज इक्वल टू पी। चलो, ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये फिगर वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। कह रहा है कि द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज, दिए गए चित्र में जो शेडेड मतलब छायांकित क्षेत्र क्या दर्शाता है, मतलब आपको ये जो शेड किया हुआ पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन इन चारों में से कौन सा होगा, इन सभी चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये शेडेड पोर्शन की अगर बात किया जाए, शेडेड पोर्शन क्या होगा गिवन फिगर में, ये इन 4 ऑप्शन में से, तो ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले देख लो, मैंने तो पूरा सॉल्व किया है, बस आप ध्यान से देखते जाओ, 1 to 1 सारी चीजें आपको सब समझ में आने लगेंगी। ओके, या देखो, जैसे कह दूं मैं, ये वेन डायग्राम है, यहाँ मैं सॉल्व करा दूं, वैसे मैंने सॉल्व करके मैं लाया हूँ, काफी छोटा सा प्यारा सा आंसर है, बस आप देख लो। जैसे देखो, हाँ आप सही है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं कह दूं ये शेडेड पोर्शन अगर आपको निकालना है, शेडेड पोर्शन मैं कह दूं एक रोटी है, अगर इस रोटी में इतना पार्ट शेड है मतलब जला हुआ है और आपको ये नहीं खाना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास कौन सी टेक्निक होगी, आप जाहिर सी बात है यहाँ से कैंची से लेके, यहाँ से कैंची से लेके काट दोगे, सॉरी ये इतना कैंची से काट दोगे ऐसे करके। एक बार और मैं बता दूं, ये देखो पूरे ए में से जो बी का पार्ट है, बी का, ये बी का पार्ट, और जो सी का पार्ट है ये सी का पार्ट, हम काट के निकाल देंगे, कट कर देंगे, तो हमें अपना शेडेड पोर्शन हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, शेडेड रीजन हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, शेडेड रीजन हमें मिल जाएगा कि नहीं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। बस, तो देखो दिए गए वेन डायग्राम में शेडेड क्षेत्र मतलब शेडेड रीजन ए का वह भाग है जो ना तो ए में है ना तो बी में है, जाहिर सी बात है ये शेडेड पोर्शन ये अपने आप में अलग है, इसमें इसका बी से कोई लेना देना नहीं है ना सी से, ये बी और सी दोनों सर्कल से अलग है पूरी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, हम केवल ए का वही भाग, वही छायांकित भाग जो बी और सी से दोनों से बाहर है, बस वही हमें निकालना है। तो जाहिर सी बात है हम ए में से क्या निकालेंगे, ये ए है, ये शेडेड पोर्शन है, ये आपका ए है, और मैं इसे थोड़ा बड़े में बना दूं, ज़्यादा बेटर है। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं क्या निकालूंगा, मैं बी और सी जो दोनों कॉमन पोर्शन है ये भी नहीं हटाऊंगा, बी का भी हटाऊंगा, सी का भी हटाऊंगा, ये पूरा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ए में से हम क्या माइनस करेंगे, बी यूनियन सी हम माइनस करेंगे। बी यूनियन सी मतलब क्या, बी और सी दोनों मिला के लिखा गया है, बी यूनियन सी का मतलब क्या, दोनों एलिमेंट्स को मिला के लिखा गया है, दोनों सेट में टोटल एलिमेंट को मिलाकर लिखा गया है, ये आपका होता है बी यूनियन सी, क्या, बी यूनियन सी। तो ये बी यूनियन सी दोनों मिला के अगर हम इसको मिला के लिखा गया, इसको लेस कर दें, आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये समझ में आया आप सभी को, तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर कौन सा मिल रहा है, डी आंसर हम लोगों का मिल रहा है, ए माइनस बी यूनियन सी हमारा क्या आ जाएगा, ये शेडेड पोर्शन हमारा आ जाएगा। बी यूनियन सी मतलब क्या, बी के एलिमेंट्स सी के एलिमेंट्स, मतलब बी का ये पूरा एलिमेंट्स और सी का ये पूरा एलिमेंट्स मिला के लिखा जाए, माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा शेडेड पोर्शन का रीजन, ए माइनस बी यूनियन सी, दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अच्छा अदर ऑप्शन में क्या क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो अदर ऑप्शन भी जरा देख लो, ज़्यादा बेटर है। देखो इसमें कह रहा है ए का साथ कॉमन की बात कर रहा है, इंटरसेक्शन याद दिया कॉमन का, तो हमें कॉमन वाला चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये शेडेड पोर्शन कॉमन थोड़ी ना है दोनों लोगों से, तो ये तो गलत हो गया। ए बी और सी को मिला के लिखा जा रहा है तो ये भी गलत है, हमें मिला के थोड़ी ना लिखना है, ए का ये शेडेड पोर्शन सिंपल अलग चाहिए, तो ये दोनों में से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करो, मतलब ये सिर्फ कॉमन वाले को माइनस करो, क्या इन दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे, तो हमारा जब रीजन आएगा शेडेड पोर्शन का तो ये भी शामिल रहेगा, तो ये तो गलत हो गया। हम सिंपल सी बात है, इस पूरे ए में से इस बी यूनियन सी को माइनस करेंगे, मतलब बी का एलिमेंट ये पूरा और ये सी का एलिमेंट पूरा माइनस करेंगे, तो हमारा यहाँ पे सही है, तो ये हमारा डी आंसर यहाँ पे पूरा सही है। चलो यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी आर सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट ऑफ अ सेट एक्स, देन व्हाट इज द
ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू, ये आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि ए और बी अगर क्या है, समुच्चय है, सेट है किसके, यक्स के क्या है, सबसेट है। सॉरी, ए और बी जो है वो जो सेट यक्स है उसके सबसेट है। तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी यूनियन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन या यूनियन बी किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको देखना होगा। तो सबसे पहला आपका यहाँ क्या क्या दे रखा है, एक मिनट, हाँ। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, ये आपका ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी ब्रैकेट क्लोज अंडर सेक्शन बी, ये आपका दे रखा है। अब आपको मालूम है क्या, आपको मालूम है कि एक्स मतलब सेट यक्स में से अगर हम उसके एक सबसेट को, उसके सबसेट को अगर हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा। बी डैश मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो एक्स के सापेक्ष या एक्स के अपोजिट बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, यही तो हम बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे बी डैश मतलब ये, बी डैश मतलब क्या, बी डैश मतलब जो बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जो बी में नहीं है, बी में नहीं है, वो आपका बी डैश आपका होता है। तो कॉम्प्लीमेंट वाला जरा समझ लो। जैसे मैं कह दूं ई एक्स एक सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 ये है आपके। एक इसका सबसेट जो है वो आपका क्या है, 1 2 है। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट बी का निकालना है, बी डैश, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगा। तो बी डैश का मतलब अभी मैंने लिखा जो बी में नहीं है, तो बी में तो 1 और 2 है, लेकिन ये 3 4 5 नहीं है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी का जो बी में नहीं है। तो ये बी डैश की वैल्यू आपकी आएगी। क्या ये इतनी चीज़ें मेरी इस बातें समझ में आ रही हैं। और इससे एक और फॉर्मूला बनता है, बी यूनियन बी डैश। अगर इन दोनों को मिला के अगर हम लिखेंगे तो मिला के हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो आप देखने से आपको लग रहा होगा ये देखो, ये पूरा एलिमेंट आ गया, पूरा एलिमेंट मतलब ये एक्स के बराबर ही है भाई। 1 2 3 4 5 एक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो एक्स के ही तो है, सेट एक्स के ही तो एलिमेंट है। तो क्या मैं बी यूनियन बी डैश इज इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो ये भी एक आपका फॉर्मूला बन गया, ये भी आपका एक क्या बन गया, एक सेकंड, ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया। ओके, और ये भी आपका एक फॉर्मूला है। और देखिए यही फॉर्मूले से आपका बना हुआ है पूरी तरीके से। यही मैं कहता हूँ अगर बी डैश को यहीं रहने दो तो यक्स माइनस, अगर यक्स माइनस मैं बी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो देखो एक ही फॉर्मूले से 3 4 फॉर्मूले बन रहे हैं आपके। इतनी चीज़ें मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक डाउट आप सभी स्टूडेंट के कवर हो जाए। ओके, तो ये इतनी चीज़ें समझ में आए। अब आइए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कलर ले लूँ। ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी ब्रैकेट क्लोज अंडर सेक्शन बी, ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है। आपको मालूम है एक्स में से अगर कोई भी सेट को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, कोई सबसेट को अगर हम माइनस कर दें तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, उस कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है उस सेट का। ठीक है, उस सेट का हमें क्या मिल जाता है, कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाता है। तो एक्स माइनस बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखो ये ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी ब्रैकेट क्लोज अंडर सेक्शन बी, तो हम इसके जगह पे टोटल बी डैश लिखेंगे। तो ये देखो ए इंटरसेक्शन आ गया, इसके जगह पे हमने बी डैश लिख लिया। क्या लिख लिया, बी डैश हमने लिख लिया। क्या इतनी चीजें समझ में आई। अब अंडर सेक्शन बी ये तो आपका हो गया। तो ये वाला पोर्शन जरा ध्यान देना, एक मिनट, हाँ। इसको मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया कैसे, x माइनस बी इज इक्वल टू बी डैश आपका होता है, तो इसके जगह पे हम ओनली बी डैश हमने लिख दिया। और बाकी ए इंटरसेक्शन है वो हमारा लग गया ब्रैकेट क्लोज यूनियन बी, ये आपका हो गया। अब इसके बाद हमारा लोगों का एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ते आए हैं। कौन सा फॉर्मूला आप पढ़ते आए हो, तो फॉर्मूला आप पढ़ते आए हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे हम बोलते हैं वितरण का नियम, ये आप पढ़ते आए हो। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे, ठीक है। देखो ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे, ए यूनियन बी, बी डैश का मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे। तो ये इंटरसेक्शन तो आपका आ जाएगा बीच में भाई, इसका इसके साथ हुआ है, चलो मैंने यहाँ लिख दिया अंडर सेक्शन बी के साथ।
बी डैश का बी के साथ हुआ है, लेकिन पहले ही ये आपका इंटरसेक्शन आ चुका है, तो ये इंटरसेक्शन यहाँ हो गया। अब बी डैश, और ये देखो बी के सामने अंडरसेक्शन है, तो अंडरसेक्शन बी आपका हो गया। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉर्मूला लगा है आपका, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया गया और ये आपका आ गया। इतनी चीजें आपको समझ में आई, अरे यही वाला फॉर्मूला लगा है, 2 + 3 4, तो 2 × 4 + 3 × 4, यही तो फॉर्मूला लगा है, और कुछ मैं अपने आप से लिख रहा हूँ नहीं ना। तो आप सबको मालूम है, ये इतना समझ आ गया। फिर आपको मालूम है बी यूनियन बी, अभी मैंने बताया था जस्ट, ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिखा था, एक्स के बराबर होता है आपका कोई भी सेट है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट है जो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट है, तो वो एक्स सबसेट के बराबर आपका होगा, ठीक है, एक्स के क्या होगा, इक्वल देन होगा। तो यहाँ पर आपका ये अगर इक्वल हो गया, तो यहाँ पे मैं एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ एक्स लिख सकता हूँ। तो ये देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इसके जगह पे मैं एक्स लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ एक्स लिख दिया आपका। अब आप चलिए, इतनी चीज़ें आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन एक्स, इसका फार्मूला जो होता है, वो फार्मूला क्या है, ये जो वैल्यू है इसकी, वो ए यूनियन बी के बराबर होती है, या ये आप याद कर लो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स ए यूनियन बी के बराबर होता है, ठीक है, ये फार्मूला याद कर लो। या मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं कह दूँ एक्स की वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4, 5 है। अब मैं कह दूँ अगर ए यूनियन बी की वैल्यू जो है वो 1, 3, 5 है, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ए यूनियन बी, और मैं इन दो, ये एक सेट आपका मैं कह दूँ बन गया, और फिर मैं कह दूँ इन एक्स मतलब सेट एक्स से दोनों में कॉमन मैं देख रहा हूँ, तो कॉमन आप देख रहे हो, यही तो तीनों आपको कॉमन मिल रहा है, 1, 3, 5, 1, 3, 5 ही तो आपको मिल रहे हैं कॉमन, 1, 3, 5। तो मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि x के साथ इंटरसेक्शन करने पे कोई नया एलिमेंट नहीं मिलता, वही आपको सेम मिलता है। मतलब 1, 3, 5 किसके बराबर है, ए यूनियन बी के ही तो बराबर है। तो क्या मैं इसके पूरे जगह पे ए यूनियन बी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया इस पूरे के जगह पे, हमारा ए यूनियन बी राइट आंसर हो गया। ए यूनियन बी हमारा कौन सा यहाँ पे आंसर सही होगा, ए यूनियन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। देखिए बहुत सिंपल तरीके से अच्छे से क्लास में बताया जा रहा है कि जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि यू के जो एलिमेंट्स है टोटल 700 है। ए में एलिमेंट्स 200 है, बी में एलिमेंट्स 300 है, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपके 100 है, और ए डैश कॉमन एलिमेंट्स बी डैश, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट में दोनों में जो कॉमन है वो किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है या। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यू में एलिमेंट 700 है, और ए में कितने हैं, ए में आपका 200 है, ए में 200 है, बी में कितने हैं 300 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, मतलब सेट ए सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 100 आपके हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट है आपका, कॉम्प्लीमेंट वो ए डैश है, और ये इंटरसेक्शन लगा, और बी का कॉम्प्लीमेंट बी डैश है, मतलब दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स का कॉमन पॉइंट, कॉमन एलिमेंट्स क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला याद कर लो, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स, और माइनस कर देंगे ए और बी में जो कॉमन है उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारा ए और बी में कितने एलिमेंट मिला के लिख सकते हैं दोनों में, ए और बी को, वो हमारा आ जाएगा। तो हम इसी वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। ए के एलिमेंट 200 है, बी के एलिमेंट 300 है, और ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन वो 100 है। तो 200 300 ये टोटल आपका 500 हो जाएगा, और 100 माइनस कर देते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। कितना 400। और ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है ए यूनियन बी, मतलब दोनों को मिला के 400 एलिमेंट आपके हो गए, ए यूनियन बी वैल्यू आपका आ गया। अभी हमें ए डैश बी डैश हमें निकालना है, तो ध्यान देना। अब यहाँ पे हमारा एक मॉर्गन्स लॉ का डेफिनेशन, लॉ का रूल चलेगा, उस रूल को आपको याद करना पड़ेगा। ये डी मॉर्गन्स लॉ का रूल है, ये याद कर लेना। ए का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स का कॉमन, ए डैश बी डैश कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, बी का कॉम्प्लीमेंट बी डैश, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आपके हैं वो किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी, दोनों को मिला के जो हम लिख सकते हैं, दोनों को मिला के उसके कॉम्प्लीमेंट्स के बराबर होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्स के बराबर होगा। तो निकालते हैं, तो ये वाला फार्मूला आपका लगेगा, ये वाला फार्मूला, एन
ए इंटरसेक्शन ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब यूनियन ए और बी को मिला के जो हम लिख सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स, ये इसमें से ए और बी को मिलाकर जो हम लिख सकते हैं माइनस कर देंगे तो जाहिर सी बात है ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे आ जाएंगे, वो हमारे क्या है, वो हमारे आ जाएंगे। तो टोटल एलिमेंट्स आपका यहाँ पे कितना दे रखा है, टोटल आपका यहाँ पे दे रखा है यूनिवर्सल सेट, वो आपका 700 आपका दे रखा है। और कॉमन वाला यहाँ पे देखो दोनों का कॉमन ए और बी का 100 दे रखा है। चलो ए यूनियन बी अभी हम लोगों ने निकाला है, तो ए यूनियन बी हम लोग का 400 है, तो यहाँ पे 700 में से 400 ए यूनियन बी का हमने माइनस कर दिया तो हमारा कितना आया, 300 आया। और ये हमारी वैल्यू क्या आई है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उन दोनों में कॉमन जो है वो कितना आया है, 300 आपका आया है। तो दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया आप सभी स्टूडेंट को, सी यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, डायरेक्ट फार्मूला, ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बी का कॉम्प्लीमेंट, यही हमसे पूछा ही है। देखो फार्मूला इसका होगा एन यूनिवर्सल सेट माइनस कर देंगे एन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए या बी में मौजूद तत्व मतलब एलिमेंट्स, ठीक है। ए और बी में जो एलिमेंट्स हैं ए या बी में, तो ये आपका हो गया, दोनों को मिला के हम लिखते हैं। और ये मतलब क्या हो गया, ये टोटल एलिमेंट्स आपके हो गया, टोटल एलिमेंट्स आपके हो गए। ये भी हम लिख सकते हैं ए डैश यू इंटरसेक्शन बी डैश, या इसको हम लिख सकते हैं आउटसाइड इज इक्वल टू टोटल में से हम क्या माइनस कर दें, यूनियन, ये माइनस कर दे तो हमारा आउटसाइड आ जाएगा। आउटसाइड की वैल्यू ए डैश बी डैश जो ए में नहीं है बी में नहीं, वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला में पुट कर दो, इसकी वैल्यू 700 है, माइनस करो यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, तो यूनियन बी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। यूनियन बी की वैल्यू ए यूनियन बी, एक ए एलिमेंट कितना है, ए एलिमेंट 200 है, बी एलिमेंट 300 है, और ए और बी में जो कॉमन है वो 100 है, तो 500 माइनस 100 तो ये आपका आ जाएगा 400, ठीक है। यहाँ पे 400 हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा 300 हमारा आ जाएगा, 300 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ 300 सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, और ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे फिगर वाले क्वेश्चंस। तो देखो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग द वेन डायग्राम। ये आपको फिगर दे रखा है, एक सर्कल आपका है ए, एक सर्कल है बी, और दोनों में कुछ पोर्शन कॉमन है जिनको शेड कर दिया गया है, और ये पूरे ग्राफ पे इस दोनों सर्कल्स को बनाया गया है, इन दोनों डायग्राम को, और ये भी पूरी तरीके से शेडेड पोर्शन है। ये इतनी चीज़ें दे रखी हैं इस फिगर के माध्यम से। अब क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से समझिए पहले। तो इसमें कह रहा है कि ई में जो एलिमेंट्स है वो 42 है, ए में जो एलिमेंट्स है वो 15 है, और सेट ए में 15 एलिमेंट्स हैं, सेट बी ई में आपके 42 एलिमेंट्स हैं, बी में कितने, सॉरी ई में 42 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में टोटल कितने हैं, 12 एलिमेंट्स। फिर कह रहा है ए यूनियन बी का जो वैल्यू है वो आपका 22 दे रखा है, और कह रहा है द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड पोर्शन इन द अबव वेन डायग्राम इज। ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन, ठीक है, बाहर का भी और ये अंदर का भी। कह रहा है कि इन्हीं शेडेड पोर्शन का मतलब वेन आरेख में जो शेडेड मतलब छायांकित भाग का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। वैल्यू क्या होगी जो शेडेड पोर्शन है आपके। तो ये पूरा फिगर है, इसमें जितने भी शेडेड पोर्शन है उनका वैल्यू हमें निकालना है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको। चलो अब मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, अभी मैंने सॉल्व तो किया है लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि ई में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ई में आपके कितने एलिमेंट्स हैं, ई में टोटल 42 एलिमेंट्स हैं। ए में कितने एलिमेंट हैं, तो ए में 15 एलिमेंट्स हैं। मैं कह दूँ बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो अब मैं बी में 12 एलिमेंट्स हैं। ए और बी में कितने मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों मिला के हम टोटल 22 एलिमेंट लिख सकते हैं, दोनों मिला के। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपसे 22 की बात है, 27 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट कॉमन होंगे, 5 एलिमेंट कॉमन होंगे, 22 एलिमेंट हम मिला के लिख सकते हैं।
यूनियन बी का मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट्स नहीं है इन दोनों में, दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं, तो टोटल 22 एलिमेंट है आपके। अब आपको शेडेड पोर्शन का एरिया आपको निकालना है, मतलब शेडेड पोर्शन का, सॉरी एरिया नहीं है, शेडेड पोर्शन की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आप देखो, एक मिनट, हाँ मैं कह दूँ ए यूनियन बी में टोटल एलिमेंट, ए में एलिमेंट प्लस बी में एलिमेंट, और माइनस कर दें हम ए, एक मिनट, माइनस कर दें हम ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो। तो ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है, ये लगभग मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ। ये फॉर्मूला ए यूनियन बी, ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट और दोनों में जो कॉमन है और बी में माइनस कर दे तो हमारा ए यूनियन बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो ए यूनियन बी की वैल्यू देखो, ये 22 दे रखी है, हम यहाँ 22। ए का एलिमेंट टोटल कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, बी का कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और ए इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, दोनों में जो कॉमन है ये दिया ही नहीं है। ऑलमोस्ट यही तो हमें निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे 22 और ये आपका हो जाएगा 27 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको माइनस कर दो, बॉर्डर पार भेजो, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा 22 माइनस 27, तो ये आपका जाएगा -5, और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना, 5 आएगा कि नहीं आएगा। अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तभी मैंने बता दिया था कि 5 नंबर इसमें एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया। क्या इतनी चीज़ें अभी तक समझ में आई हैं? ओके, तो ये हमारा जो कॉमन आया है ये कौन सा आया है, ए और बी में जो कॉमन है हमारा, ये देखिए एक हमारा आ गया ये वाला। भाई ए और बी में जो कॉमन है वही तो हमारा होगा, कॉमन यही तो है बीच वाला शेडेड पोर्शन। भाई यहाँ पे आप देखो शेडेड पोर्शन यही तो है, तो यही तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो ये तो हमारा क्या आ गया, ये 5 हमने निकाल लिया। अभी हमें ये बाहर का पूरा निकालना है, बाहर का जो शेडेड पोर्शन है ये भी हमें निकालना है। तो जाहिर सी बात है जो आउटसाइडर पार्ट होंगे हमारे, आउटसाइडर शेडेड पोर्शन, ये कैसे निकलेगा? जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, हम एन ई मतलब टोटल, ये पूरा एन ई है ना, ये पूरा ही तो एन ई है, एन ई मतलब टोटल, टोटल में से हम माइनस कर दे क्या, टोटल में से हम ए और बी को माइनस ही कर दे, सीधा सीधा ए और बी पूरे को हम माइनस कर दें। ये ए और बी, ये जो पूरा ए है ये पूरा बी है, इन पूरे ए और बी को हम हटा ही दें काट कर, तो बचा हुआ पोर्शन क्या आएगा, हमारा शेडेड पोर्शन ही तो आएगा बचा हुआ पोर्शन। तो माइनस हम कर दें ए और बी दोनों को, ए और बी दोनों को हम माइनस कर दें, दोनों। तो जाहिर बात है टोटल हमारा कितना है, यानी का वैल्यू 42 है, और ए यूनियन बी की वैल्यू ये देखो 22 दे रखी है। तो ये माइनस करने पे 0 और 4 में से 2 गया 2, 20 आ रहा है। तो मतलब हमारा जो आउटसाइडर शेडेड पार्ट या शेडेड पोर्शन, ये कितना आ रहा है हम लोगों का, 20 आ रहा है। और अंदर का जो कॉमन वाला पॉइंट था जो शेडेड था, मतलब इनर शेडेड पार्ट वो हमारा कितना आया है, 5 आया है, ये देखो हमने यहाँ निकाला है। और बाहर का 20 आया है, तो मतलब ये 5 है और बाहर का ये पूरा मिला के ये कितना है, 20 है। तो हमसे पूरा पूछा है, तो 20 और प्लस 5 कितना होगा, 25 हमारा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा, 25 आंसर होगा। ये हम लोगों का ए आंसर यहाँ पे पूरी तरीके से सही है। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आप सबको समझ में आ रही होंगी। ओके, ये देखो मैंने सॉल्व किया है पूरा, ये आप पढ़ लेना अच्छे से, मैंने बता दिया है। अब चलो एक क्वेश्चन और देखो, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए इज़ द सेट ऑफ डिवीजन ऑफ द नंबर 15 and B is the set of prime numbers smaller than 10 and C is the set of even number smaller than 9 and A union C under intersection B is the set of, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो लगाते हैं, सिंपल सी बात है। कह रहा है कि A के 15, यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है A जो है वो 15 के भाजकों का समुच्चय है, मतलब डिवीजन ऑफ द नंबर 15। ए का जो पूरा सेट है, कह रहा है ए का जो पूरा सेट है, मतलब ए में जो एलिमेंट्स हैं वो 15 के क्या है, 15 के भाजक हैं, डिवाइजर्स हैं, डिवीजन्स हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा। तो ये ए के भाजक हो गए, और ए का पूरा जो एलिमेंट है, मतलब सेट ए जो है वो मतलब क्या है, मतलब 15 के भाजक है, डिवाइजर्स है। तो 1, 3, 5, 15 हम लिख सकते हैं। फिर कह रहा है बी में जो एलिमेंट्स है, बी में वो 10 से छोटे
अभाज्य संख्याओं मतलब प्राइम नंबर्स का सेट है पूरा। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है, फिर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इतनी चीज़ें मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप सभी को। फिर सी कह रहा है, सी जो सेट है ये 9 से छोटी सम संख्या मतलब इवन नंबर का सेट है। तो 9 से छोटी इवन नंबर कौन कौन सा होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ये 3 चीज़ें आपको समझ में आई। अब हमसे जो जो पूछा जा रहा है हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन सी का वैल्यू हम निकालते हैं। तो ए यूनियन सी की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं कह दूं ए का जो सेट है वो है 1, 3, 5, 15 ये दिया है, और सी जो आपका दिया हुआ है 2, 4, 6, 8। तो मैं कह सकता हूँ ए यूनियन सी आपका जो हो जाएगा वो सब मिला के हम लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 ये आपका पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये तो हमारा आ गया। अब अभी हमें क्या, ये हमारी पूरी वैल्यू आ गई, ये इतनी वैल्यू है। अब आप सबको मालूम है, एक सेकंड, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है मतलब कॉमन का सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन, 2 सेट्स में जो कॉमन आपको मिल रहा है। तो ए अंडर सेक्शन सी का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब ये पूरा जो इसमें एलिमेंट है और प्लस बी में मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट हमें निकालना है। तो इसका जो वैल्यू है ए यूनियन बी का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 है। और इंटरसेक्शन बी में कितने वैल्यू हैं? बी में प्राइम नंबर वाला है 2, 3, 5, 7 ये है। अब कॉमन क्या क्या मिल रहा है? कॉमन जरूर निकालो। तो कॉमन देखो यहाँ पे 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं 7 नहीं है, 7 नहीं है, 5 ही तक है, 3 ही एलिमेंट्स हमें मिल रहा है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का जो मान होगा वो 2, 3, 5 होगा। मतलब हम लोगों का ए आंसर यहाँ पे अब सही है पूरी तरीके से। आई होप दिस इज क्लियर, आप सभी लोगों का ये क्लियर है मेरे हिसाब से। तो ये देख लो, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, पढ़ लेना अच्छे से। ये देखो आंसर आया है 2, 3, 5। ओके या चलो अब एक क्वेश्चन और लगाते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन अ कॉलेज 300 स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर, एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाई 60 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ द न्यूज़पेपर इज। कह रहा है कि एक कॉलेज में 300 बच्चे पढ़ते हैं, 300 छात्र हैं, और हर एक छात्र आता है उस मतलब कॉलेज में, वो 5 समाचार पत्र पढ़ता है। मतलब 5 समाचार पत्र पढ़ता है प्रत्येक छात्र। मतलब दैनिक जागरण भी पढ़ रहा है, अमर उजाला भी पढ़ रहा है, हिंदुस्तान भी पढ़ रहा है, फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ रहा है, द हिंदू भी पढ़ रहा है। मतलब 5-5 न्यूज़पेपर हर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। हर एक न्यूज़पेपर, जैसे मैं कह दूँ सिर्फ मैं द हिंदू की बात कर लूँ तो ये अकेले मतलब हर एक न्यूज़पेपर 60 स्टूडेंट द्वारा पढ़ा जा रहा है, 60 स्टूडेंट द्वारा, ये कह रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात हो रही है समाचार पत्रों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछ रहा है समाचार पत्रों की संख्या। देखिए मैंने यहाँ पे जो बताया, मैंने कहा 300 बच्चे हैं एक स्कूल में, जैसे ये कॉलेज है इसमें टोटल मिला के 300 बच्चे हैं। अब उनमें से 300 बच्चों में से मैं कह दूँ प्रत्येक स्टूडेंट वो 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। कितना? 5 न्यूज़पेपर वो पढ़ रहा है, 5 न्यूज़पेपर हर एक स्टूडेंट। और फिर ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक समाचार पत्र, कोई भी न्यूज़पेपर हो, वो लगभग 60 स्टूडेंट द्वारा पढ़ा जा रहा है। कह रहा है कि समाचार पत्रों की संख्या क्या होगी। ये जो 5 मैंने बताया है, मैंने इस सेंटेंस के आधार पे मैंने बताया कि एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पब्लिश होते हैं कि नहीं? बहुत सारे न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं कॉलेज में, बहुत सारे न्यूज़पेपर होंगे, नहीं मालूम हमें, वही हमें निकालना है कितने न्यूज़पेपर हैं कॉलेज में। समझ में आए आप सभी स्टूडेंट को? चलो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं लिख कर सॉल्व करूँ या लिख के नहीं, मैं यहाँ पे बनाया ही हूँ। चलो इसको देख लो ऐसे ही। जैसे टोटल स्टूडेंट कॉलेज में कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 300 हैं, और प्रत्येक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है। प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। हर एक न्यूज़पेपर 60 स्टूडेंट द्वारा पढ़ा जाता है। तो मैं कहता हूँ अगर टोटल 300 स्टूडेंट हैं, काउंट द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर, तो टोटल कितने बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? तो 300 गुणे 5 हम कर देंगे तो 1500 बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर एवरी स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है तो 300 बच्चे लगभग 1500 न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अर्थात कुल 1500 बच्चे न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे। कुल 1500 स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे। फिर कह रहा है लेट द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर बी एन, ये एक ही बार आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर मैंने मान लिया n है टोटल।
और आपसे कह रहा है कि एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाई 60 स्टूडेंट। एक न्यूज़पेपर जैसे दैनिक जागरण 60 बच्चों द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर मैंने माना हुआ है, मैंने माना टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इन अ कॉलेज n, और एक स्टूडेंट लगभग 60 स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये आपका दे रखा है। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1500 के बराबर हो जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 25 आंसर आ जाएगा। इसको शॉर्ट में देखो, ये ज़्यादा, ये वाला फार्मूला ज़्यादा बेटर है, उससे मत जाओ, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया है। हाँ, इसको देखो, ये बहुत प्यारा सा है फार्मूला सबसे अच्छा है। यूज़ द फार्मूला, ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। नंबर ऑफ न्यूज़पेपर का फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने कॉलेज में है, मल्टीप्लाई कर दो न्यूज़पेपर पर स्टूडेंट कितना न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये आपका हो गया। और डिवाइड कर देंगे हम, किससे डिवाइड कर देंगे, रीडर्स पर न्यूज़पेपर के कितने रीडर्स हैं। जैसे कॉलेज मतलब मैं कह दूँ दैनिक जागरण के, ठीक है, कितने रीडर्स हैं जो लगभग दैनिक जागरण पढ़ा है, तो टोटल ये आपके 60 आपके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट, हाँ, तो 300 गुणे 5 डिवाइड बाई 60, तो ये हम लोगों का 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 5 जा 5 5 जा 25, तो 25 हम लोगों का आंसर यहाँ पे आएगा। क्या आएगा, 25। नंबर ऑफ न्यूज़पेपर 25 न्यूज़पेपर आएगा आपका। चलो थोड़ा सा और स्क्रीन छोटी कर लें, अब सही है। तो यहाँ पे हम लोगों का कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, एग्जैक्टली 25। यहाँ पे सी आंसर आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 100 छात्रों में से 75 स्टूडेंट अंग्रेजी में पास हुए, 60 स्टूडेंट गणित में पास हुए और 45 स्टूडेंट जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हुए। केवल एक विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या। तो इन एन एग्जामिनेशन 100 स्टूडेंट, 75 पास इन इंग्लिश, 60 पास इन मैथ, 45 पास इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पास्ड इन एग्जैक्टली वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल स्टूडेंट 100 हैं, इंग्लिश में 75 पास हुए, मैथ में 60 और दोनों में मिला के 45 स्टूडेंट पास हुए। सिर्फ एक विषय में हमसे पूछा जा रहा है ओनली। तो आप सबको मालूम है कि अगर 75, अगर आप सबको मालूम है कि 75 बच्चे जो हैं, 1 मिनट, आप सबको मालूम है कि 75 स्टूडेंट जो हैं वो किस में पास हो रहा है, अंग्रेजी में पास हो रहा है, ओनली इंग्लिश में। और 45 बच्चे कह रहा है, 45 बच्चे मतलब 45 बच्चे जो कह रहा है कि दोनों में पास है, मतलब ये इंग्लिश, ये मैथ और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। कह रहा है इंग्लिश में सिर्फ पास होने वाला अगर हमें निकालना होगा तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी में पास आपके टोटल कितने हैं, ये पूरा अंग्रेजी में पास अगर मुझे निकालना होगा सिर्फ अंग्रेजी में, 1 मिनट, ये वाला, ये सिर्फ अंग्रेजी में, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये इंग्लिश और मैथ दोनों है, ये सिर्फ मैथ है और ये सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट हैं। तो इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 75 में से दोनों स्टूडेंट को माइनस कर देंगे। मतलब कह रहा है कि टोटल 100 छात्र हैं, इनमें से अंग्रेजी में पास जो हुए हैं स्टूडेंट 75 पास हुए हैं। तो इसमें ऐसे भी बच्चे होंगे जो मैथ में भी पास हुए हैं, क्योंकि इसमें ओनली लिख के नहीं आया ना, केवल अंग्रेजी में पास। अंग्रेजी में पास लिखा है तो मतलब जो अंग्रेजी में पास बच्चा होगा वो मैथ में भी पास हुआ होगा, ठीक है। बाकी दोनों विषय में पास ये 45 आपका दिखा रहा है। तो ये जो है 75 में से 45 हम माइनस कर देंगे तो हमारा 30 आएगा, और इस 75 में 45 हम माइनस करेंगे 30 आएगा। ये जो 30 आएगा ये सिर्फ अंग्रेजी में पास होने वाले स्टूडेंट्स रहेंगे, ओके। ऐसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि मैथ में पास होने वाले 60 हैं और दोनों मिला के सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट पास होने वाले 45 है। तो सिर्फ मैथ में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, तो 60 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 45, ये 15 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर मैं कह दूं ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो ये अंग्रेजी का हो गया 30 और मैथ का हो गया 15, तो मैं कह दूं टोटल 45 बच्चे आपके टोटल हो रहा है, 45 आपके हो रहा है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों का ए आंसर पूरी तरीके से आ रहा है। सही आंसर आपका कौन सा है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। या चलो ये हो गया। हाँ अच्छा, ये शॉर्ट ट्रिक वाला भी देख लो। हाँ शॉर्ट ट्रिक वाला यहाँ पे हमारे ऑपरेटर ने बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने ऐड किया हुआ है। इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट, मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट और इंग्लिश और मैथ दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट। अब दोनों में आएगा 2 बार, इंग्लिश में मैथ में पास होने वाले, इंग्लिश और मैथ में,
तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 75 इंग्लिश, मैथ में 60 और 2 × 45, तो 135 में से 90 चला गया, 45 आपका आ गया। तो यहाँ पे ये आंसर आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट, कलर थोड़ा सा मैं डार्क या ब्लू। कह रहा है ए का जो एलिमेंट है वो 4n + 2 है, और ये कह रहा है n जो है वो ये इसमें नेचुरल नंबर है। b किसके बराबर है, 3n के बराबर है, और कह रहा है n इसमें नेचुरल नंबर है। तो हमसे पूछ रहा है ए और b में कॉमन क्या है, a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो a = 4n + 2, n एक प्राकृतिक संख्या, b = 3n, n इज अ प्राकृतिक संख्या, a इंटरसेक्शन b का मान आपसे क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, a जो है वो वैल्यू क्या है, 4n + 2, क्या है 4n + 2, और आपको मालूम है कि n एक क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है आपका, ठीक है। और b = कितना दे रखा है, 3n दे रखा है, 3n दे रखा है, और यहाँ पे क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा n इसमें भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ये आपका इतना दोनों दे रखा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a यूनियन b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ सेट a की, अगर मैं बात कर लूँ सेट a की, अगर मैं बात कर लूँ सेट a की, तो कितना है 4n + 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n = भाई नेचुरल नंबर है, n ये नेचुरल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 5 डैश इनफाइनाइट। n = अगर मैं 1 लिखूँ तो क्या आएगा, 4 × 1 = 4 + 2, मतलब 4 + 2, तो ये आपका आ जाएगा 6। अगर मैं n = 2 लिखूँ तब आपका आ जाएगा 4 × 2 + 2, मतलब 8 + 2, तो ये आपका आ जाएगा 10। अगर n = मैं 3 लिखूँ तो 4 × 3 + 2, 4 × 3 = 12 और +2, ये आपका जाएगा 14। अगर n = मैं लिखूँ कितना 4, ठीक है, तो 4 × 4 + 2, तो ये आपका आ जाएगा 16 + 2, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 18। तो देखो ऐसे नंबर आपका निकलता चला जाएगा। मतलब हमारी जो सेट ए की जो वैल्यू आ रही है, सेट ए की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है, हमारी आ रही है सबसे पहले 6, फिर 10, फिर 14, 18, 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 का हम लगा के आगे लिख सकते हैं, 22, 26, 30, 34, 42। इतनी चीज़ें समझ में आई आपको। ऐसे बी का भी हमें निकालना है, ऐसे बी का भी हम निकाल लेते हैं। तो बी का भी अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये 3n है, अगर n = 1 हम रखेंगे तो एलिमेंट्स कितने आएंगे, पहला एलिमेंट 3 × 1 = 3 होगा, दूसरा एलिमेंट 3 × 2 = 6 होगा, तीसरा एलिमेंट हमारा कितना होगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, अगर 3 रखेंगे तब। तो मतलब हम कह सकते हैं बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है यहाँ पे कितना आ रहा है, पहला 3 आया है, पहला 3, दूसरा 6 आया है, तीसरा 9 आया, 3 का डिफरेंस जा रहा है, तो 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा, 24 आएगा, ऐसे चलता रहेगा आपका। तो n सेट ए सेट बी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमसे पूछ रहा है दोनों में कॉमन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉमन देख लो भाई, क्या क्या आ रहा है कॉमन। तो कॉमन हमारा देखो ये 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ऐसा करो, पहले मैं सबको इरेज करूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ। ये मैं याद कर लेता हूँ टेबल, मैं एक बार लिख के तब बताता हूँ। जैसे देखो अभी मैंने सेट ए निकाला था, कितना आया था, 6 से स्टार्ट हुआ था ना, 6 का टेबल चल रहा था, इतने 4 का डिफरेंस, 6, 10, 14, 18, यही तो मैंने निकाला था, 4, 22, 26, 30, 34, ऐसे डैश। बी का मैंने क्या निकाला था, 3 वाला, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 3, 3 का डिफरेंस चल रहा था, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 24, 27, 30, ये आपका चल रहा था। अब यहाँ पे कह रहा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आप हमें बताइए, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन अगर अब बी हम निकालें तो क्या क्या हमें कॉमन मिल रहा है। तो हमें कॉमन देखो, कॉमन क्या क्या मिल रहा है हमें, कौन कौन से भाई साहब लोग कॉमन मिल रहा है। 6 वाले भाई साहब कॉमन मिल रहा है, लिख लो। और प्लस और कौन लोग कॉमन मिल रहा है, कोई मिल रहा है, 18 मिल रहा है, लिख लो। 22 नहीं है, 26 नहीं है, 30 हाँ है, 30 है, ले लो भाई, इनको भी ले लो। ऐसे चलता चला जाएगा। मतलब ये देखो 12 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, 12 का। तो 12 अगर हम ऐड करेंगे तो 42 का आएगा, फिर 56 नहीं यार, 54 आएगा, 54 डैश। तो मतलब मैं कह सकता हूँ
ये आपका ए यूनियन बी, मतलब दोनों में जो कॉमन है वो आपका 6, 18, 30, 42, 54 है आपके। क्लियर? मतलब हर संख्या 12-12 के रेट से बढ़ रही है। अब यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है वो इक्वेशन के फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है, जनरल एक्सप्रेशन के फॉर्म में पूछा जा रहा है आपसे। तो ये आपका है, तो यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे 12-12 का डिफरेंस जा रहा है ना, तो हम 24 वाला भी इग्नोर कर देते हैं, 60 वाला भी इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ ऑप्शन से आपको टच करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या ले लूँ, मैं इसी को लेता हूँ, डी वाला। ऑप्शन नंबर डी से मैं चलता हूँ। 12n-6, अगर n एक नेचुरल नंबर कह रहा है, n इज इक्वल टू अगर मैं 1 लेता हूँ तो 12 इंटू 1 - 6, मतलब 12 - 6, तो ये आपका 6 आएगा। अभी तक तो मैच कर रहा है भाई, पहला मिल रहा है। अगर n इज इक्वल टू मैं 2 लिख दूँ तो हमारा 12 इंटू 2 - 6, 24 - 6, मतलब 18 आ रहा है। और देखो इसमें भी 18 आ रहा है। n इज इक्वल टू मैं 3 ले लूँ तो 12 इंटू 3 - 6, 36 - 6, तो ये हमारा 30 आ रहा है। अब तो क्लियर हो गया, यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 30 आ रहा है, ये देखो। तो मतलब हम लोगों का जो आंसर है वो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12n - 6, जिसमें n एक नेचुरल नंबर है, ये हमारा आंसर पूरी तरीके से सही है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर है, वो आपका 12 मतलब 12n - 6 के बराबर होगा आपका, दोनों में जो कॉमन है, तो ये आपका होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको पढ़ लेना अच्छे से इसको पढ़ लेना। ये शॉर्ट ट्रिक वाला है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको पढ़ लेना आप लोग, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। बाकी जो लोग बैच के स्टूडेंट हैं उनके बैच में तो ये नोट्स अपडेट हो जाएगा। बाकी आप सभी स्टूडेंट जो लोग हमें वाईटी पे देख रहे हैं, अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट क्लास इस बैच में चल रही है, कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। ओके, ये 2 क्वेश्चन मैं बाद में बताऊँगा कभी और, अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों देख लो। तो यहाँ पे ये देखो क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि 800 लड़कों में से 224 ने क्रिकेट खेला, 240 ने हॉकी खेली और 336 ने बास्केटबॉल खेला, और कुल मिलाकर 64 ने बास्केटबॉल हॉकी दोनों खेले, 80 ने क्रिकेट और बास्केटबॉल खेले, 40 ने क्रिकेट और हॉकी दोनों खेले, फिर कह रहा है 24 ने तीनों खेल खेले। उन लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने कोई भी खेल नहीं खेला। ये इतना क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसमें कि आउट ऑफ 800 बॉयज़ इन अ स्कूल, 800 बच्चों का स्कूल है जिसमें 224 मतलब 224 स्टूडेंट ने क्रिकेट खेला, 240 हॉकी, 336 बास्केटबॉल, और कह रहा है ऑफ द टोटल में से इन लोगों ने अलग अलग गेम खेला। ठीक है भाई, जाहिर बात है 800 बच्चे हैं तो सबको क्रिकेट पसंद नहीं होगा, किसी को हॉकी पसंद होगा, किसी को बास्केटबॉल पसंद होगा, किसी को क्रिकेट पसंद होगा। तो इतने बच्चों ने अपना गेम खेला। फिर कह रहा है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको बास्केटबॉल भी पसंद है, हॉकी भी पसंद है। तो 64 बच्चे ऐसे हैं जो इनको हॉकी और बास्केटबॉल दोनों पसंद है। उन दोनों लोगों ने इन दोनों गेम को खेला, 64 बच्चों ने दोनों गेम को खेला। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं, बास्केटबॉल भी पसंद करते हैं, तो 80 बच्चे ऐसे पाए गए। कुछ स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं, हॉकी भी पसंद करते हैं, तो 40 बच्चे ऐसे पाए गए। और 24 स्टूडेंट ऐसे पाए गए जो समझ लीजिए बहुत इच्छुक हैं तीनों गेम के, मतलब ये तीनों गेम पसंद करते हैं, तीनों गेम इन लोगों ने खेला। ठीक है, 24 ने तीनों गेम खेला। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उन लड़कों की संख्या बताइए जिनको खेल में कोई रुचि नहीं है। ये लोग सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS की, इनको कोई गेम में इंटरेस्ट नहीं है। वो उन लड़कों की संख्या आपको निकालनी है जिनको खेल से कोई मतलब नहीं है, ये टाइम ऑफ वेस्ट मानते हैं खेल को। तो बस अब हमें निकालना है। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है, कौन से फार्मूला लगेंगे, आइए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ सॉल्व करके मैं बताता हूँ, ये ज़्यादातर सही रहेगा। तो देखो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट, मैं यहाँ पे ऐसे नोट करते चलता हूँ। क्रिकेट टोटल खेलने वाले बच्चे जो हैं 224 हैं। हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं हॉकी वाले, 240 हैं। बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं, तो ये आपके 336 हैं स्टूडेंट। और कुल मिलाकर 64 ने बास्केटबॉल और हॉकी खेला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन कौन सा, बास्केटबॉल और हॉकी, बी और दोनों मिलाकर। तो मिलाकर जब हम लिखेंगे तो क्या कॉमन वाला ही तो लिखेंगे, कॉमन ही लिखेंगे, ये चीज़ें ध्यान देना। कौन सा है, बास्केटबॉल और हॉकी 64 है, तो ये आपका हो जाएगा, यूनियन वाला नहीं होगा, ये कॉमन वाला होगा, तो ये 64 है। 80 ने क्रिकेट और बास्केटबॉल खेला, क्रिकेट और बास्केटबॉल 80 स्टूडेंट। और फिर लास्ट में आपका दे रहा है 40 ने क्रिकेट और हॉकी खेला, क्रिकेट और हॉकी खेला, तो ये 40 स्टूडेंट आपके हो गए। फिर आपका दे रहा है यहाँ पे क्या,
24 ने तीनों गेम खेला, 24 ने तीनों गेम खेला, तो मतलब तीनों मतलब एक ही स्टूडेंट है ना, कॉमन वाला। तो क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, ये 24, ये समझ में आया आपको? मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। ये जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन का है, कॉमन का सिंबल है। क्लियर है? और टोटल बॉयज़ आपका यहाँ पे दे रखा है। टोटल मतलब मैं यहाँ पे कह दूँ एन, एन मतलब टोटल बॉयज़, टोटल बॉयज़, ठीक है। ये आपका 800 बच्चे हैं। इतनी चीज़ें हमारे इस क्वेश्चन में दे रखी हैं। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि कितने बच्चे मतलब जिनको खेल में कोई रुचि नहीं है, ये हमें निकालना है। तो चलो इसका फार्मूला लगाते हैं और इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ें, ये एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखना। जैसे अगर मैं कह दूँ यन क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, ऐसे लड़के जो मतलब क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल सभी लोगों को मैंने मिला लिया। सभी लोगों को मतलब ऐसे बच्चे जो क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल तीनों गेम खेलते हैं, ठीक है। तीनों गेम नहीं खेलते हैं। क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, यूनियन का मतलब क्रिकेट के बच्चों को भी मैंने शामिल कर लिया, हॉकी और बास्केटबॉल तीनों को मैंने शामिल कर लिया। इसका फार्मूला हो जाएगा यन क्रिकेट, यन हॉकी प्लस यन बास्केटबॉल, माइनस कर देंगे ये फार्मूला। अच्छा मैं लिखूँ क्यों? यहाँ पे मैंने बना रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत लेंदी है। यहाँ पे देखो ज़्यादा बेटर है, ये वाला फार्मूला देखो। हाँ सही है, ये सही है। मैं और थोड़ा जल्दी करा लूँगा क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो यन सी यूनियन एच मतलब क्रिकेट, यूनियन हॉकी, यूनियन बास्केटबॉल। क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट, हॉकी, बास्केटबॉल तीनों को ऐड कर लेंगे, माइनस कर देंगे। क्रिकेट और हॉकी दोनों में कॉमन, जो दोनों गेम खेलते हैं इसको माइनस कर देंगे। क्रिकेट बास्केटबॉल वाले को भी माइनस कर देंगे जो कॉमन है। हॉकी और बास्केटबॉल वाले को भी माइनस कर देंगे। और बाकी जो तीनों गेम खेलते हैं, एक ही स्टूडेंट जो तीनों गेम खेलता है क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, इसको हम प्लस कर लेंगे। ये आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फार्मूला है आपका। तो ये फार्मूला आप लोग जरूर याद कर लो और इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। क्या इतनी चीज़ें समझ में आई आपको? क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट, इनमें से कॉमन वाले जो स्टूडेंट है ये मैंने माइनस कर दिया, और बाकी जो तीनों खेलने वाले कॉमन स्टूडेंट है इसको मैंने ऐड कर दिया। तो हमारा क्या निकल आएगा? क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल तीनों स्टूडेंट मिलाकर जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो हमारा यहाँ पे आ गया। अब सभी का वैल्यू दे रखा है। 224 क्रिकेट वाला है, हॉकी 240 है, बास्केटबॉल 336 स्टूडेंट खेलता है। कॉमन वाला क्रिकेट, हॉकी 40 है, क्रिकेट, बास्केटबॉल 80 है और हॉकी, बास्केटबॉल 64 है, और तीनों खेलने वाले 24 हैं। तो ये देखो प्लस प्लस पहले प्लस कर लो, तो ये प्लस हम करेंगे कितना होगा? 224, 240, 336, 800 स्टूडेंट हो गए। और पेयर के भी यहाँ पे जो दो दो गेम खेलते हैं ये पूरा ऐड कर लिया 184, और जो तीनों गेम खेलते हैं कॉमन स्टूडेंट 24, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6, और 9 में से 8 गया 1, और 7 में से 1 गया 6, प्लस 24, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 640। तो 640 यहाँ पे हमारा क्या आया है? यन सी यूनियन एच मतलब क्रिकेट, यूनियन हॉकी, यूनियन बास्केटबॉल, ये हमारा आया है। अब यहाँ हम टोटल में से माइनस कर देंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 640 बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट 1 गेम खेलते हैं, एटलीस्ट 1 गेम खेलते हैं। समझ में भाई? एटलीस्ट 1 गेम खेलते हैं, ये हमारा है भाई। इसका मतलब क्या हुआ? क्रिकेट, हॉकी, यूनियन हॉकी का मतलब इसमें कॉमन नहीं रहता है ना। क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट जैसे मैं कह दूँ जैसे राधा और प्रिया, हॉकी खेलने वाले सरोज और मीनल, तो मतलब हम सबको अगर ए सी यूनियन बी अगर मैं कर दूँ तो राधा, प्रिया, समृद्धि और मीनल, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसमें कोई कॉमन है? नहीं, कॉमन नहीं है ना। तो मतलब 640 बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट 1 गेम खेलते हैं, एटलीस्ट 1 गेम। तो ये आपका आ गया। और फाइनल स्टूडेंट आपको मालूम है 800 स्टूडेंट है। कम से कम गेम खेलने, एक गेम खेलने वाले, एटलीस्ट मैंने बोला है, एटलीस्ट जरा ध्यान से देना, कम से कम एक गेम खेलते हैं 640 बच्चे। तो कुल बच्चों में से 640 अगर हम माइनस कर दें तो 160 बच्चे ऐसे पाए गए हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, कोई रुचि नहीं है, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 640 वाला। कौन सा आंसर हमारा सही है? कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही है वो डी आंसर सही है, 160। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये फार्मूला वगैरह याद कर लेना, ओके। ये देखो मैंने ये एक शॉर्ट में फार्मूला यहाँ तैयार किया है, इसको ज़रा देख लो, इसको ज़रा ध्यान से देखो। ए यूनियन बी यूनियन सी, सेट ए सेट बी सेट सी, तीनों में जो पेयर है, तीनों में पेयर मतलब ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए माइनस, यही वाला है तीनों में
पेयर इंटरसेक्शन, देखो मैंने यहाँ लिख दिया, और तीनों का इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका है, इसको प्लस कर दिया गया। बस जी हमारा ये आ जाएगा, एटलीस्ट 1 गेम खेलने वाले। और टोटल में से हम माइनस कर देंगे तो ये देखो ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, 160 आ रहा है। चलो अब ज़्यादा टाइम, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मे भी 2 से 3 क्वेश्चन और हैं, फिर हम लोग यहाँ क्लास ओवर करेंगे। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपका क्या, इसमें आपका कह रहा है कि log x माइनस 1 बेस 2 है, log x प्लस 1 बेस 2 है, इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो मैं यहाँ सॉल्व ही कर दूँ क्या इसको, चलो मैं सॉल्व ही कर दूँ, या सॉल्व नहीं, सीधा सीधा हम लोग सॉल्यूशन जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये देखो log x माइनस 1 log x प्लस 1, 3 वैल्यू दे रखा है, दोनों का बेस 2 है, तो ये फार्मूला आपका बन गया log m प्लस log n, log a प्लस log b, तो इसका फार्मूला होता है log ab या log mn, जो मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है इससे पहले क्लास में। तो ये log mn मतलब या log ab मतलब a और ये b, log a और ये log b, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आपका हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है। अब आपको मैंने एक फार्मूला कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए आप सभी स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो बेस 2 होता है ये इधर जाके राइट साइड जाता है और इसको क्यूब में उठा लेता है, 2 की पावर 3 हो जाता है, और ये एज इट इज ऐसे यहाँ लिखा रहता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है लॉग का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये जो 2 बेस है ये इधर जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, नहीं ये 3 इसका क्यूब हो जाएगा बेस का, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 8 प्लस 1 ये आपका 9 हो जाएगा, और एक्स जब ये जाएगा अंडर रूट छा जाएगा राइट साइड, और ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा आपका। फिर आपका यहाँ पे एक बेसिक डोमेन हमें चेक करने के लिए एल्गोरिदम का होता है, एक्स माइनस 1 की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, लॉगरिदम में एक्स प्लस 1 की वैल्यू भी 0 से बड़ी होती है। तो हम यहाँ पे एक्स माइनस 1 अगर लेंगे, लेकिन एक्स माइनस 3 जो है यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये वैलिड नहीं होगा, इसलिए हम पॉजिटिव वाला लेंगे। तो पॉजिटिव वाला हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके भी यहाँ पे 1 से बड़ा वैल्यू 3 ही तो होगा, हमारा 3 आंसर यहाँ पे सही होगा। 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोगों का ये 3 आंसर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है। देखो इसमें कह रहा है log 2 log 3 log 4 एंड log n माइनस 1, ये वैल्यू आपका दे रखा है 1/10, ठीक है, और आपको पूछा है n की वैल्यू बताइए, 124 100 512 10 ये दे रखा है। चलो निकालते हैं इसको। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, ये मैंने log लिख लिया है, log 2 log 3 log 4 डैश इंटू log n माइनस 1, ये ऐसे दे रखा है बीच में, log 4 log 5 log 6 log 7 ऐसे दे रखा है पूरा, n माइनस 1 तक गया है, और इसके वैल्यू जो है वो 1/10 है। यहाँ पे हम क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यूज द चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगाएंगे, यूज ऑफ चेंज बेस फार्मूला, चेंज ऑफ बेस फार्मूला। चेंज ऑफ बेस फार्मूला क्या होता है, जैसे log बेस ए बी है, तो ये जो log b है इसको पहले हम लिख लेंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे log a से, हम डिवाइड कर देंगे, जो बेस है ये फुल log a के साथ आ जाएगा, log के साथ आ जाएगा log a, ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होगा। तो ऐसे log 2/log 3 ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये log 2/log 3 हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा log 3/log 4 हो जाएगा, ये log 4 क्या हो जाएगा log 5 हो जाएगा, ऐसे आगे चल के log 5/log 6 हो जाएगा, डैश ये देखो ये वाला क्या होगा, ये वाला log n माइनस 1/log n हो जाएगा। अब देखो ये और ये, सॉरी ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ऐसे ये भी इसके पहले जो भी नंबर होगा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा आगे चल के। हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा log 2/log n हमारा बचेगा, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1/10 के बराबर है, ये आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, log n की वैल्यू 2 इंटू log 10 इंटू log 2 हो जाएगा आपका, 10 इंटू log 2। अब यहाँ पे log n, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और क्या हम लेंगे, यहाँ पे सही है, यहाँ पे इतना आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे सॉल्व करने के लिए, एंटी लॉग लेंगे, तो एक सेकेंड, एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग लेने पर
एंटी लॉग लेने पर, ठीक है। एंटी लॉग लेंगे तो हम क्या होगा, एंटी लॉग लेने पे दोनों तरफ से लॉग की वैल्यू हट जाएगी। एंटी लॉग लेने पे दोनों तरफ लॉग क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एंटी लॉग लेने पे हट जाएगा। तो ये देखो इधर n हो जाएगा, इधर n हो जाएगा, या ऐसा नहीं, एक सेकेंड, हाँ दोनों तरफ लॉग लेने पे पहले हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे। एंटी लॉग अभी क्यों लेंगे, इधर फार्मूला लगा देंगे लॉग n log m, मतलब log 2 की पावर 10। अब सही है, ये थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हो गया, ऐसा नहीं है। चलो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगाना मैं भूल गया था, जो n log m वाला फार्मूला था। तो हमारा फार्मूला क्या बनता था, log m की पावर n। तो ये हमारा फार्मूला बनेगा। अब एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग और ये लॉग दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा। 2 की पावर 10 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 5 6 7 8 9 10, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। अब सही है ना। तो 1024 हमारा आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा 1000, आइए चेक करते हैं। ये देखो आ रहा है ना 1024। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ पे ए आंसर आपका सही है, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया आप सभी स्टूडेंट को। चलो यहाँ पे फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। फैक्टोरियल वाला कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल के अंत में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। 100 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ जीरो के फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ जीरो जो फैक्टोरियल के अंत में हम निकालते हैं, तो फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला अगर 100 ऑफ, अगर इसका मैं निकालूंगा तो 100 बटा 5, 100 बटा 5 का 25, 100 बटा 25 बचे 125, 100 बटा 25 बचे 125 बचे 625, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये नंबर ऑफ जीरो निकालने का फॉर्मूला होता है। 100/5 हम निकालेंगे तो ये 20 आ रहा है। 100/25 हम निकालेंगे तो ये 4 आ रहा है। 100/125 हम निकालेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं, तो जीरो ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये डिवाइड करने पे 20 आ रहा है, ये डिवाइड करने पे 4 आ रहा है, तो मतलब बाकी इसका 0 0 आएगा। तो ये हमारा 24 आंसर आएगा। तो 24 यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, मतलब फैक्टोरियल 100 में 24 जीरो आपके होंगे। ये आपका फार्मूला होता है। फार्मूला बेसिकली ये होता है, फार्मूला n/5 प्लस n/25 प्लस n/125 प्लस n/625 डैट देन। ये फार्मूला होता है कोई भी फैक्टोरियल, उसका जीरो निकालने का फार्मूला। जैसे फैक्टोरियल मुझसे कह दिया क्या, जैसे मुझसे कह दिया 600 का फैक्टोरियल निकालो, 500 का फैक्टोरियल निकालो, उसमें नंबर ऑफ जीरो पता करो, तो ये हम लोगों का फार्मूला लगेगा। बहुत अच्छा सा फार्मूला है, याद कर लो। ये देखो मैंने नोट में ऐड कर रखा है, प्यारा सा नोट्स है, आप ही लोगों के लिए मैंने तैयार किया है, तो आप लोग इसे पढ़ लेना। चलो ये क्वेश्चन शायद मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप सभी को। देखिए log x log 5 की वैल्यू 2 के बराबर है। 10 को बेस मानो, x का मान क्या होगा, मतलब log 10x, ये बेस हमसे एक आया, log 10 मतलब बेस 10 है, 5 इज इक्वल टू 2 है। तो ये log m प्लस log n का फार्मूला लगा, a भी होगा, तो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं log 5x कह सकते हैं, 2 के बराबर होगा। और यहाँ पे बोला बेस 10 मानो, तो यहाँ 10 हमारा है, log 10 5x इज इक्वल टू 2। अब एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला लगाएंगे, मतलब 5x यहीं रहेगा, और ये जो 10 है ये बॉर्डर पार चला जाएगा, और जो सामने वाला है इसको स्क्वायर बना लेगा, अपने ऊपर रख लेगा। तो 5x इज इक्वल टू ये 100 हो जाएगा, और x से 5 से कैंसिल करेंगे, ये 20 आ जाएगा आंसर। 20 आंसर यहाँ पे सही है। ये आंसर आपका यहाँ पे पूरी तरीके से सही है। तो आज की क्लास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने आज की क्लास में देखा। दिस इज रियली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। कैसी लगी आज की क्लास, आप सभी स्टूडेंट हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। देखिए बहुत मेहनत से क्लास की जाती है, आप लोग लाइक जरूर करते हैं। मैं चाहता हूँ जितने स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट अपना लाइक जरूर करके जाएं, हमें भी पता चले कितने भी स्टूडेंट हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, और कितने स्टूडेंट जिनको ये क्लास समझ में आया, क्वेश्चन का लेवल समझ में आया। आप लोग लाइक करके हमें जरूर बताएं, कमेंट्स करके भी बताएं। बाकी जितने भी स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एग्जाम स्पेशल बैच है, आप सभी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर ले। लगातार क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे क्लास लेक्चर, नोट्स, वीडियो, वीकली मॉक टेस्ट आपको इस बैच में मिल जाएगा मिनिमम फीस के साथ। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, रजिस्टर लॉगिन करके इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, जितने भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस होंगी इस बैच में, हमारे ये प्लेलिस्ट मतलब ये PDF आपको मिलती रहेंगे, तो कहीं आपको नहीं भटकना है। तुरंत बैच ज्वाइन करके डेली जो भी क्लास लेक्चर चलेगा, प्रैक्टिस सेट, वो आप सबको नोट्स बैच में मिलता रहेगा। तो मेहनत करते रहिए, एफर्ट्स लगाते रहिए। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।